हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग आपके बिहार पुलिस के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के संग्रह को लाए हैं, जहां से दोस्तों आपके एग्जाम में आपका एग्जाम रद्द हो चुका था, उसमें भी प्रश्न पूछे गए थे और कई साल के अनुभव से आपको बता रहे हैं कि आपके जो पिछले वर्षों के प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, तो इन प्रश्नों को आप अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से याद करेंगे और वीडियो को बार बार देख के समझने की प्रयास करेंगे। और उसके बाद भी आपका कोई कन्फ्यूजन रह जाता है या किसी चीज़ की आपको आवश्यकता है, जैसे कि पीडीएफ की, प्रश्नों की, या फिर किसी भी कन्फ्यूजन को लेकर आपको कोई त्रुटि है, समस्या है, तो आप उसको कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएंगे। और दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको यहाँ पर बिहार पुलिस की लगातार सीरीजें मिलती जाएंगी। मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज सभी और प्रश्नों का महत्वपूर्ण सरोज प्रीवियस ईयर प्रश्न भी करवाए जाएंगे। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर इसे जरूर जुड़ जाइए। इस एग्जाम के लिए आप जी जान लगा दीजिए, हम भी आपके लिए पूरा जी जान से मेहनत करेंगे और आपको सिलेक्शन दिलाने की भरपूर कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, बिना समय को व्यर्थ किए चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। आज का आपका पहला नंबर प्रश्न है, प्रश्न संख्या 1, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम वायु सीमा कितनी वर्ष होनी चाहिए? तो दोस्तों, भारत में प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम वायु सीमा जो है 25 वर्ष होनी चाहिए। भारत में प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम वायु सीमा 25 वर्ष से चाहिए। साथ ही साथ आपको बता दें कि प्रधानमंत्री की जगह आपको अगर राष्ट्रपति पूछ लिया जाए तो राष्ट्रपति बनने के लिए आपको 35 वर्ष की आयु होना अनिवार्य है। दोस्तों, 35 वर्ष की आयु राष्ट्रपति बनने के लिए चाहिए। उसके बाद दोस्तों, यदि आपको मुख्यमंत्री के लिए पूछ लिया जाए कि मुख्यमंत्री बनने के लिए वायु सीमा क्या होनी चाहिए, तो आपका 25 वर्ष। मुख्यमंत्री बनने के लिए भी दोस्तों आपका 25 वर्ष चाहिए। एकमात्र विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए दोस्तों बता दें आपको कि विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए आपको 30 वर्ष की वायु सीमा का होना जरूरी है। उसके बाद आपका अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 2, संसदीय शासन प्रणाली सबसे पहले किसे देश में लागू हुई? किस देश में लागू हुई दोस्तों सबसे पहले? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ब्रिटेन। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ब्रिटेन। संसदीय शासन प्रणाली सबसे पहले ब्रिटेन में लागू हुई थी। ठीक है दोस्तों, यदि आपका संसद की बात आई है तो दोस्तों बता दें कि भारतीय संसद का निर्माण जो है 3 अंगों से मिलकर हुआ है। एक लोकसभा दोस्तों, उसके बाद दूसरा नंबर पे राज्यसभा और तीसरा में राष्ट्रपति। भारतीय संसद का निर्माण लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के द्वारा हुआ है। अगर बात करें कि अनुच्छेद, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में इसकी चर्चा की गई है, तो अनुच्छेद 79 अर्थात 69 में भारतीय संसद का वर्णन है और 80 में राज्यसभा और 81 में लोकसभा का वर्णन है। तो दोस्तों, इस तरह से आप प्रश्नों को अगर करते हैं तो आपका एग्जाम से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। डिस्कशन के साथ आपको प्रश्नों को चर्चा की जाती है, उसके बाद भी त्रुटि हो जाती है, कुछ कमी रह जाती है, तो आप उसे कमेंट के माध्यम से पूछ लेंगे। और दोस्तों, चाहते कि ये पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में मिले तो उसके लिए आप टेलीग्राम से हमारे जुड़ जाइए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न में। आपका अगला नंबर प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं। और राष्ट्रपति बनने के लिए उम्र सीमा क्या होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। वर्तमान में दोस्तों भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो हमारी भारत की महिला राष्ट्रपति है। भारत की राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? तो द्रौपदी मुर्मू जी। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कौन थे, तो यदि प्रधानमंत्री पूछा जाए तो आप बताएंगे दोस्तों इंदिरा गांधी। क्या बताएंगे? इंदिरा गांधी जी। इंदिरा गांधी जी भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। और जो थी प्रतिभा सिंह पाटिल आपकी प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी थी। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनने वाली महिला जो थी दोस्तों प्रतिभा सिंह पाटिल, और प्रधानमंत्री बनने वाली थी आपकी इंदिरा गांधी। ठीक है दोस्तों, दोनों ही प्रश्न अति महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम के लिए तो बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, तो इसलिए आप इन प्रश्नों को जरूर अच्छे से याद कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों आपका अगला नंबर प्रश्न है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों प्राइम मिनिस्टर अर्थात प्रधानमंत्री। योजना आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। देश के प्रधानमंत्री ही योजना आयोग के जो है अध्यक्ष होते हैं। यदि बात करें योजना आयोग की स्थापना कब हुई, तो दोस्तों 15
मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई और 1 जनवरी दोस्तों 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर एक नई संस्था नीति आयोग का गठन किया गया। कौन सी संस्था दोस्तों? नीति आयोग। तो आप इसे भी याद रखेंगे। दोनों ही प्रश्न दोस्तों महत्वपूर्ण है। कोई भी प्रश्न आपको ऐरा गैरा नहीं करवाया जाता है। प्रश्नों का लेवल देख सकते हैं आप। यही प्रश्न ही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, जो भी देश के प्रधानमंत्री होते हैं। इसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी और इसका नामकरण बदल करके उसके जगह पे एक अलग संस्था नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लाया गया था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। आपका अगला नंबर प्रश्न है, संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति जो होता है उसका अध्यक्षता जो कौन करता है? तो संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति के रूप में प्रधानमंत्री कार्यभार संभालते हैं दोस्तों। ठीक है, प्रधानमंत्री ही इसका कार्य से भी याद रखेंगे दोस्तों। वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, आप इसे भी याद रखेंगे। और पहले प्रधानमंत्री पूछा जाए तो भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पहले प्रधानमंत्री दोस्तों जवाहरलाल नेहरू जी थे, जिसे चाचा नेहरू के नाम से भी हम जानते हैं। और दोस्तों एक प्रश्न इसके साथ ये भी बनता है कि भारत में सर्वाधिक समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति कौन थे? तो उसका भी आंसर जो है आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत में सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति बने और इनका दोस्तों निधन हुआ था वो प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए हुआ था। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु जो है दोस्तों अपने पद आस्तीन के दौरान हो गई। तो ऐसे 3 प्रधानमंत्री हुए जिनका जो मौत है, मृत्यु है, अपने पद के शासनकाल में ही हो गया था। मतलब उनका अभी प्रधानमंत्री का कार्यकाल पूरा नहीं हुआ था परंतु उनकी मृत्यु हो चुकी थी। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। आप प्रश्नों को अच्छे से रट लेंगे। हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप वीडियो को 1 से 2 बार अधिक देख लें। आपको नोट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और मेरी बातें पूरी आपके दिमाग में छप जाएंगी। ठीक है दोस्तों, रिवीजन के लिए सबसे बेहतरीन होगा कि आप वीडियो को 1-2 बार देख लें। उसके बाद आपका अगला नंबर प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6, प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? दोस्तों प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। आपको ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। भारत में अधिकांश मंत्रियों का जो कार्यकाल होता है दोस्तों 5 वर्षों का होता है। आपको बता दें कि राज्यसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, जो कि प्रत्येक 2 वर्षों में उसका चुनाव हो जाता है। ठीक है दोस्तों, प्रत्येक 2 वर्षों में 2/3 जो है मेंबर्स से हट जाते हैं, तो उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। बाकी अधिकांश जितने भी मंत्री परिषद के पद हैं वो 5 वर्षों के ही होते हैं। आप इसे याद रखें। प्रधानमंत्री हो गए, राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया। ठीक है दोस्तों, इस सब के जो होते हैं कार्यकाल 5 ईयर्स ही होते हैं। आप इसे याद रखेंगे। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। आपका प्रश्न संख्या 7 है, प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन हुए? दोस्तों प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले भारत के प्रथम प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई हुए। कौन हुए दोस्तों? मोरारजी देसाई। आप इसे भी याद रखेंगे। साथ ही साथ आप इसे भी याद रखेंगे कि भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन हुए? तो उसका भी आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई। कैसे प्रधानमंत्री दोस्तों? गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। प्रारंभिक समय में जब संविधान लागू हुआ तब से दोस्तों बार बार कांग्रेस ही जीतते आ रही थी, क्योंकि कांग्रेस एक लोकप्रिय पार्टी थी और भारत की सबसे बड़ी पार्टी थी। लेकिन मोरारजी देसाई भारत के प्रथम ऐसे प्रधानमंत्री हुए जो कांग्रेस से अलग पार्टी से विजय हासिल की, गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने दोस्तों। लेकिन इनका पद ज़्यादा दिन तक टिका नहीं रहा, ये अपने पद से त्यागपत्र दे दिए और पहले त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री बने। साथ ही साथ दोस्तों आपको ये भी बता दें कि सबसे अधिक उम्र के बाद प्रधानमंत्री बनने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री हुए जो कि मोरारजी देसाई। ठीक है दोस्तों, सबसे अधिक उम्र में जाके प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई। आपको आगे के प्रश्नों में मिल जाएगा कि सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री कौन बने थे। यदि आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में पहले से उसका जवाब दे दे, अन्यथा वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए, आपको आगे के प्रश्न में वो भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, यदि पता है तो कमेंट जरूर करें। उसके बाद प्रश्न संख्या 8 है आपका, सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, जैसे कि हमने आपको पहले के प्रश्नों में बताया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू दोस्तों सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति हुए। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों का जिसका भी एग्जाम हाल फिलहाल में होने वाला है या जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों आप उसको वीडियो जरूर भेजें ताकि उसका भी तैयारी बेहतरीन हो सके और आपका साथ साथ उसका भी सिलेक्शन हो सके। और आप तो दोस्तों वीडियो को कंटिन्यू देखकर इसका अच्छे से बार बार रिवीजन कर लीजिए, वीडियो को 2-3 बार देख लीजिए, जिससे कि आपके दिमाग में सारे प्रश्नों का जो है सार प्रवेश कर जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर।
आपका 9वां नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता किस व्यक्ति में निहित होती है? तो दोस्तों प्रधानमंत्री में। हमारी देश की संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता जो भी है दोस्तों, वो हमारे प्रधानमंत्री के हाथों में निहित होती है। आप इसे याद रखेंगे, प्रधानमंत्री के हाथों में निहित होती है दोस्तों। प्रश्न संख्या 10 है आपका यहाँ पे, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों जैसे कि हमने आगे के प्रश्न में आपको बताया कि भारत के पहले प्रधानमंत्री जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हुए। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हुए, जो सबसे अधिक समय तक अपने प्रधानमंत्री के कार्यकाल में रहे और इनकी मृत्यु भी प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान ही हो गई। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अब अगले नंबर प्रश्न में। आपका प्रश्न संख्या 11 है, कितने प्रधानमंत्री की मौत जो दोस्तों अपने पद पर रहते हो गए? तो दोस्तों इसका भी आंसर हमने पहले ही के ही प्रश्नों में बता दिया और आपको बता चुके हैं कि ऐसे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोस्तों आपको बार बार बताया जा रहा है। भारत में 3 प्रधानमंत्री ऐसे हुए जिनकी मृत्यु जो दोस्तों अपने पद पर रहते हुए हो गई। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपका अगला नंबर प्रश्न है, प्रधानमंत्री की पद की शपथ कौन दिलाता है? प्रधानमंत्री पद की जो दोस्तों शपथ कौन दिलाते हैं? तो हमारे देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाते हैं। राष्ट्रपति द्वारा दोस्तों प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई जाती है दोस्तों। ठीक है, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। और दोस्तों ये अपना त्यागपत्र किसे देते हैं, उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। और आपको बता दें कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो है उपराष्ट्रपति को देते हैं, उपराष्ट्रपति अपने त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री किसे अपना त्यागपत्र देता है, आप इसे कमेंट के माध्यम से बताएंगे, जहां हम आपको कमेंट के माध्यम से ही रिप्लाई दे देंगे, आपके सही और गलत के निर्णय कर देंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ये जो शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति दिलाते हैं, परंतु इसका त्यागपत्र कौन लेता है या प्रधानमंत्री त्यागपत्र किसे देते हैं, इसे आप कमेंट में बताएंगे। ठीक है, आपका प्रश्न संख्या 13 है, कौन प्रधानमंत्री जिसने एक बार अपने पद से हटने के बाद दोबारा पद संभाला? दोस्तों प्रधानमंत्री रही, फिर हटे और फिर दोबारा प्रधानमंत्री बन गए, तो वो जो थी वो हमारी इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी एकमात्र प्रधानमंत्री ऐसी हुई दोस्तों कि प्रधानमंत्री रहे, फिर पद से त्यागपत्र दिए, दोबारा पुनः उस पद को प्राप्त किए, तो इंदिरा गांधी, वो हमारी इंदिरा गांधी थी दोस्तों, जो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी। ठीक है दोस्तों, चलते प्रश्न संख्या 14 की ओर। जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन बने? दोस्तों इस प्रश्न में बहुत अधिक बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और समस्या में फंस जाते हैं कि जवाहरलाल नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू जी का जैसे ही मृत्यु हो जाता है तो गुलजारी लाल नंदा को प्रधानमंत्री के रूप में चुना जाता है। ठीक है दोस्तों, गुलजारी लाल नंदा को, इसे भी आप याद रखेंगे, आप कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे, क्योंकि जो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू के पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाती है तो उस समय गुलजारी लाल नंदा को ही पद संभालने के लिए दे दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। आपका अगला नंबर प्रश्न है, संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है? संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका प्रधानमंत्री के पास। किसके पास दोस्तों? प्रधानमंत्री के पास, आप इसे भी याद रखेंगे। उसके बाद चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। प्रश्न संख्या 16 है आपका, सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन बने थे? सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री जो बने थे दोस्तों, जैसा कि इसका जवाब हमने आपसे कमेंट बॉक्स के माध्यम से जानना चाहा दोस्तों, तो आप अगर कमेंट कर चुके हैं तो अपने आंसर को मिला लीजिए। देखिए दोस्तों 16 का जो आंसर हो जाएगा राजीव गांधी हो जाएगा। राजीव गांधी दोस्तों सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति थे, और सबसे अधिक उम्र में दोस्तों मोरारजी देसाई। दोनों ही प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप इसे अच्छे से याद कर लेंगे। उसके बाद आपका अगला नंबर प्रश्न है, प्रश्न संख्या 17, लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? लोकसभा में दोस्तों बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री कहलाता है। दोस्तों लोकसभा में ही प्रधानमंत्री का चुनाव जो होता है दोस्तों, लोकसभा में के सदस्यों में से ही होता है, और उसमें जो बहुमत दल का नेता है उसे ही प्रधानमंत्री नियुक्त कर दी जाती है, दोस्तों कर दी जाती है। अब इसे भी याद रखेंगे दोस्तों। साथ ही साथ आपको बता दें कि लास्ट में वीडियो के अंत में आपके लिए कुछ गिफ्ट रखी गई है दोस्तों, इसलिए आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए और आपको तभी पता चल जाएगा कि गिफ्ट क्या है और आप किस प्रकार से उसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तब तक आप प्रश्न को अच्छे से देखें, समझें और कोशिश करें इसे याद करने की। प्रश्न संख्या 18 है आपको, निम्न में दोस्तों कौन से प्रधानमंत्री की नियुक्ति के वक्त वे किसी भी सदस्य में नहीं थे, किसी भी सदन में नहीं थी? तो दोस्तों HD देवगौड़ा,
दोस्तों आपको प्रधानमंत्री बनने के लिए या तो राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य होना जरूरी है। राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य होना जरूरी है। लेकिन दोस्तों एच डी देवगौड़ा ऐसे प्रधानमंत्री बने जो ना तो राज्यसभा के सदस्य बने और ना ही लोकसभा के, फिर भी इसको प्रधानमंत्री बना दिया गया। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। आपका 19वां नंबर प्रश्न है, किस प्रधानमंत्री ने एक भी दिन संसद नहीं गए? कौन ऐसे प्रधानमंत्री है दोस्तों जो एक भी दिन संसद नहीं गए? ये प्रश्न दोस्तों काफी महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसे प्रश्न काफी महत्वपूर्ण होते हैं आपके एग्जाम के लिए, ताकि इन प्रश्नों को आप दृष्टिगोचर रहे, इस प्रश्नों के प्रति दृष्टिगोचर रहे, आप प्रश्नों को याद कर ले। दोस्तों चौधरी चरण सिंह ऐसे प्रधानमंत्री हुए जो एक भी संसद नहीं गए, एक भी दिन दोस्तों संसद भवन नहीं पहुंचे। ठीक है, चौधरी चरण सिंह। ठीक है, आपका 20वां नंबर प्रश्न है, यथार्थ कार्यपालिका की समस्त सत्ता किसमें निहित होती है? किसमें निहित होती है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका मंत्री परिषद में। मंत्री परिषद में यथार्थ कार्यपालिका की समस्त शक्तियां निहित होती है। ठीक है, उसके बाद आपका 21वां नंबर प्रश्न है, संसदीय मंत्रिपरिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? ठीक है दोस्तों, इस प्रश्न को भी आप डबल स्टार कर लेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे। ऐसे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपको बार बार बोला जाता है और प्रश्न पूछे भी गए हैं, प्रीवियस ईयर से प्रश्न लाए गए हैं आपके लिए। संसदीय मंत्रिपरिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो लोकसभा के प्रति। किसके प्रति दोस्तों? लोकसभा के प्रति। आप इसे भी याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 22 है आपका, किसी भी सदन का सदस्य बने बगैर, प्रश्न संख्या 22 है दोस्तों आपका, किसी भी सदन का सदस्य बने बिना कोई व्यक्ति मंत्री पद पर कितने दिनों तक रह सकता है? कितने दिनों तक रह सकता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 6 महीने। 6 महीने तक कोई भी व्यक्ति किसी भी सदन का सदस्य बने बगैर अपने पद तक रह सकता है, परंतु 6 महीने बाद या तो उसको अपना पद ग्रहण करना होगा या फिर अपना पद त्यागना होगा। ठीक है दोस्तों, 6 महीने तक, परंतु इसका नियम है कि 6 महीने तक वो रह सकता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको प्रश्न संख्या 23 है, संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और पदच्युति का प्रावधान है? किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न अनुच्छेद 75 में। दोस्तों आपका प्रश्न है प्रश्न संख्या 23, संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद की पद नियुक्ति और पदच्युति का प्रावधान है? तो दोस्तों अनुच्छेद 75 में, अनुच्छेद 75 में संविधान के मंत्रिपरिषद की पद नियुक्ति और पदच्युति का प्रावधान है। आप इसे भी। दोस्तों आपका प्रश्न संख्या 23 है, संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद की पद नियुक्ति और पदच्युति का प्रावधान होता है? तो दोस्तों अनुच्छेद 75 में यह प्रावधान होता है। उसके बाद आपका अगला नंबर प्रश्न है, मंत्रिमंडल का गठन करने वाला कौन होता है? तो दोस्तों मंत्रिमंडल का गठन करने वाला केंद्रीय मंत्री होते हैं। केंद्रीय मंत्री होते हैं, आप इसे भी याद रखेंगे। उसके बाद आपका प्रश्न संख्या 25 है, स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री, या आपको पूछा जा सकता है प्रश्न को विधि मंत्री, स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री या विधि मंत्री कौन थे? तो दोस्तों संविधान निर्माता के रूप में आप जिसे जानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के प्रथम विधि मंत्री या आप कह सकते हैं कानून मंत्री हुए। ठीक है दोस्तों, आप इसे भी याद रखेंगे। कानून मंत्री या विधि मंत्री कौन थे प्रथम? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और इसे संविधान का निर्माता भी कहा जाता है। संविधान निर्माता के रूप में भी इसे जाना जाता है दोस्तों, आप इसे भी याद रखेंगे। उसके बाद प्रश्न संख्या 26 है आपका, मंत्रिपरिषद के सदस्यों का शपथ कौन दिलाता है? मंत्रिपरिषद के सदस्यों को दोस्तों शपथ कौन दिलाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट अर्थात राष्ट्रपति। कौन दोस्तों? राष्ट्रपति। आप इसे भी याद रखेंगे। दोस्तों आपसे एक प्रश्न है कि यदि आपको ये पीडीएफ बिल्कुल मुफ्त दिया जाए तो कैसा रहेगा? यदि आपको मुफ्त दिया जाए दोस्तों तो आपको कैसा लगेगा? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और दोस्तों हम कई दिनों से, कई महीनों से आपके लिए प्रयास कर रहे हैं कि आपको बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी यहाँ से मिल सके, इसलिए हम आपके लिए बिहार पुलिस के लिए बिल्कुल निःशुल्क, बिल्कुल दोस्तों फ्री में एक बेंच लॉन्च कर रहे हैं, जहाँ से आपको सभी विषयों की बेहतरीन तैयारी मिल जाएगी। दोस्तों अभी फाउंडेशन बेंच उसका स्टार्ट हो रहा है, विभिन्न हमारे जो भी सदस्य हैं उसको अपना काम दे दिया गया है और वो अपने काम पे आपके लिए बेहतरीन पीडीएफ बना रहे हैं। तो दोस्तों
आप इस हमारे टीम से जुड़ जाइए, हमारे सदस्यों, हमारे यूट्यूब फैमिली के रूप में आप हमसे जुड़ जाइए ताकि आप बेहतरीन तैयारी कर सकें। दोस्तों, बिहार पुलिस की कंप्लीट वीडियो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। आप वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिएगा, हमारे चैनल से जुड़कर हमारी सपोर्ट करिएगा। और दोस्तों, हम आपके लिए भरपूर रूप से हम और हमारी टीम आपके लिए मेहनत कर रही है। ठीक है दोस्तों, आपसे इतना ही आशा करते हैं कि आप हमारी सपोर्ट अवश्य करेंगे और चैनल से जुड़े जरूर रहेंगे, अपने दोस्तों तक भी वीडियो को जरूर पहुंचाएंगे। ठीक है दोस्तों, प्रश्न संख्या 27 आपका, भारत के मंत्री परिषद में अधिक सदस्य कहाँ से लिए जाते हैं? दोस्तों, भारत के मंत्री परिषद में अधिक सदस्य दोस्तों लोकसभा से लिए जाते हैं। क्यों लिए जाते हैं दोस्तों? लोकसभा से क्यों ले जाते हैं? इसका कारण है कि लोकसभा अर्थात आम लोगों की सभा और राज्यसभा थोड़ा स्पेशल यानी बूढ़ों का सदन भी जिसे कहा जाता है दोस्तों राज्यसभा को, और लोकसभा को प्रथम सदन के रूप में भी जाना जाता है। तो दोस्तों, लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिक होती है। यह सदस्यों की संख्या लगभग 545 तक होती है, जबकि राज्यसभा में ये सदस्य 245 ही होती है। कुल सदस्यों की बात कर रहे हैं हम दोस्तों, लेकिन इतने चुने नहीं जाते हैं। 243 लगभग चुने जाते हैं, यहाँ पे 545 के लगभग कुछ चुने जाते हैं, जबकि 552 तक होते हैं। तो दोस्तों, इसलिए लोकसभा से अधिक से जो मंत्री सदस्यों को दोस्तों आवंटित किए जाते हैं, लिए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका अगला नंबर प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? तो दोस्तों, प्रतिरक्षा मंत्री के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। आप इसे भी याद रखेंगे। दोस्तों, आपका सेकंड लास्ट प्रश्न है स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर जॉन मथाई इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, आप इसे भी याद रखेंगे। दोस्तों, देख सकते हैं आप प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो जॉन मथाई थे। उसके बाद दोस्तों, आपका अंतिम प्रश्न है, क्या राज्यसभा का सदस्य मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा यस, बिल्कुल हो सकता है। राज्यसभा का सदस्य मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है। ये बिल्कुल तथ्य सही है, सत्य है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में आपके लिए किसी और नए टॉपिक के साथ जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हो। उससे पहले दोस्तों, आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो वीडियो को दोस्तों सबसे पहले लाइक कर इसे शेयर भी अपने दोस्तों तक कर दें, और अच्छी लगी वीडियो तो इसे अपने दोस्तों तक और अच्छे से शेयर कर दें। और दोस्तों, चैनल से जुड़े जरूर रहें, क्योंकि आपको कंप्लीट बेंच फ्री में बिल्कुल अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सहित मॉक टेस्ट और आपके लिए टेस्ट सीरीजें यहाँ पे बिल्कुल फ्री कराई जाएगी। और दोस्तों, भरपूर बिहार पुलिस की आपकी तैयारी कराई जाएगी। सिलेक्शन का यह बहुत बेहतरीन मौका है दोस्तों। आपका एक बार किस्मत से ये चीज़ टल चुका है, दोबारा पुनः प्राप्त हुई है आपको। एग्ज़ाम रद्द होने के बाद फिर से एग्ज़ाम ले रहा है, तो दोस्तों बहुत ही बेहतरीन तैयारी करने का मौका मिल चुका है दोस्तों आपको। यदि अभी तक आप सीरियस होकर नहीं इससे जुड़े हैं तो सीरियस होकर जुड़ जाइए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर जुड़ जाइए। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ आपके साथ, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।